जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ में हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि फैराडे लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने ये सीखने की कोशिश की थी कि फैराडे लॉ का डिडक्शन किस तरीके से है, और उसमें हमने ये बताया कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। कैसे बताया था कि दो रेल लिया था ऐसे, और उन दोनों रेल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसे एक हाई टेंशन की बैटरी से कनेक्ट करा के इसके ऊपर एक हमने रॉड लिया था, और वो रॉड P और Q था। इसको हमने देखा कि जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये थोड़ा सा स्लाइड हुई और इस पोजीशन में पहुंच गई, और dx लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। और इस तरीके से अगर मैं कहूं कि ये एक दूसरे से l लेंथ पर था, तो हमने ये देखा कि इतनी एरिया का चेंज आ रहा था, डी एरिया का चेंज आ रहा था। तो ऐसे ये सब कैलकुलेट करके हमने क्या देखा कि ये आया। लेकिन उसमें मेरे से एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, और मैं बाद में वीडियो जब देख रहा था तो मुझको पता चला। मैंने ये बताया कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने की वजह से इस कंडक्टर पर इस साइड में एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हमने बताया था आई नॉट और बी एल, इतना फोर्स लगेगा, जो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन पता चलता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ कर लिया, तो दैट इज़ द रॉन्ग टर्म। वहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 3 में वहाँ पर डिडक्शन ऑफ फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ है। तो उस फैराडे लॉ में मतलब जब हम ये चीज़ प्रूव कर रहे थे बेटा, तो वहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा, लेकिन मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोल दिया है। तो उसको आप करेक्ट कर लेना। लेक्चर नंबर 2 में आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मैंने यूज़ किया डिडक्शन ऑफ फैराडे लॉ में। यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का यूज़ करेंगे, लेकिन वो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है। करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है, और इधर करंट की डायरेक्शन है। तो इस पर लगने वाला फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से होगा, जो मैंने यहाँ पर बता दिया कि वो राइट हैंड रूल से पता चलेगा। ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर बेटे, जो आज का मेरा टॉपिक है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ में देखो करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फैराडे हमको ये पता ही है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये तो हमको पता ही है कि फैराडे ने यह बताया था कि अगर कोई क्लोज्ड लूप हो और उस क्लोज्ड लूप या सर्किट में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड हो जाता है EMF, और वो इंड्यूस्ड EMF नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सर्किट, ये इतना होता है। हम अगर कल्पना करते हैं या सपोज करते हैं कि अपने पास एक क्लोज्ड सर्किट है, और उस क्लोज्ड सर्किट का सरफेस एरिया मैं ये कह देता हूँ कि A है। सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया A है। अरे ये क्या बन गया? सरफेस एरिया S है या A है, जो भी आप मानना चाहो मान लो। और वो जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B है। तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, इस एरिया से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस इनटू बी डॉट डी एस होगा, यही होगा। और अगर इस फॉर्मूले में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, ई इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन एस फ्रॉम बी डॉट डी एस, तो फिर यहाँ से हमको क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम क्या जानते हैं कि ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर जो चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वजह से सर्किट में एक इंड्यूस्ड EMF, जो यहाँ पर बहुत सारे वायर हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें एक करंट EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। और ये जो इंड्यूस्ड EMF है,
इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ईएमएफ। यही तो हम जानते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ईएमएफ। और फिर अगर मैं यहाँ से इतना जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करें तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाता है अब इन द क्लोज्ड सर्किट, तो हम इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटे, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ई टी एल इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस, ये आपको मिलेगा। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, यही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा स्टैंडर्ड और चाहिए। हालांकि ये तो है स्टैंडर्ड है, लेकिन और थोड़ा सा तो हम क्या कर लेते हैं कि बाय द स्टोक्स लॉ को यूज कर लेते हैं। स्टोक्स लॉ को अगर हम यूज करेंगे, या स्टोक्स थ्योरम भी लिखा हुआ होता है, लॉ बोल दो या थ्योरम बोल दो, तो थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है कि किसी चीज़ का अगर आप लाइन इंटीग्रल कर रखे हो, किसी चीज़ का आप अगर लाइन इंटीग्रल कर रखे हो तो लाइन को वो सरफेस में बदल देता है। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिया है तो उसका कर्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, और डी एस सरफेस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड बोल दो, इस इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल दो। और अब आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखो, आप थर्ड एंड फोर्थ से आप देखोगे तो ये वाली साइड दोनों इक्वेशन के इक्वल हैं तो दोनों दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस एस डी बी अपॉन डी टी इंटू टी एस। अब आप देखो डी एस यहाँ भी है, डी एस यहाँ भी है, इंटीग्रेशन, यानी कि ये वाला जो स्टेप होगा कर्ल ई वो डी बी अपॉन डी टी के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ जो है वो मिल गई। तो आपका ये जो मिला है, ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है, यही एक्सप्रेशन ही क्या है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ है, यही है, इट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ है ये। This is the differential form of Faraday law and it is also known as universal form of Faraday law। यही है, ठीक। तो बेटे इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।